तो चलिए हम लोग देख लेते हैं विश्व इतिहास के अंतर्गत एक अगले कंसेप्ट को। वह है हमारा प्रबोधन अर्थात इनलाइटनमेंट। दोस्तों यदि हम लोग बात करें सर्वप्रथम कि इनलाइटनमेंट अर्थात प्रबोधन क्या है, तो विभिन्न विचारकों और विभिन्न दार्शनिकों और विद्वानों का मानना है, कहना है कि प्रबोधन जो काल था वह एक ज्ञान उदय का काल था, अर्थात बौद्धिक वर्गों का, विभिन्न बौद्धिक वर्गों का उदय का एक काल था। और यह जो ज्ञान उदय जो था वह विभिन्न क्षेत्रों में था, और यही कारण है कि जिसके माध्यम से हम लोग देखेंगे कि इसके महत्व के अंतर्गत हम लोग पाएंगे कि प्रबोधन काल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर हम लोग को परिवर्तन और इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसी को हम लोग ज्ञानोदय के काल के अंतर्गत अर्थात प्रबोधन काल के रूप में जानते हैं। और इसके यदि आधार की बात करें और यदि इसकी पृष्ठभूमि की यदि हम लोग बात करें तो हम लोग समझ सकते हैं कि सर्वप्रथम पहले पुनर्जागरण, उसके बाद प्रतिधर्म सुधार आंदोलन और फाइनली उसके बाद प्रबोधन आया। और यह हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से इस चरण के माध्यम से ही, इन चरणों से होते हुए ही प्रबोधन जो था वह सामने आया, ज्ञानोदय का जो एक युग था वह सामने आया। और इसमें कहीं ना कहीं प्रबोधन को जो आधार देने का एक कार्य जिसने किया हुआ था पुनर्जागरण और प्रतिधर्म सुधार आंदोलन। और यही इसकी पृष्ठभूमि भी रही है कि प्रबोधन की उत्पत्ति किन कारणों से हुई है। तो कहीं ना कहीं पुनर्जागरण और धर्म सुधार जो आंदोलन थे उनसे ही इसकी उत्पत्ति भी मानी जाती है, और इसके पीछे इनके कारणों को शामिल किया जाता है। और इसी का परिणाम यह होता है कि प्रबोधन काल यदि हम लोग देखें तो विद्वानों का यह भी मानना है कि पुनर्जागरण जो था उस समय लोग जागृत हुए, लोग जागे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पुनर्जागरण एक फ्रेंच शब्द है, फ्रांस का एक शब्द है जिसे रेनेसा कहते हैं। तो कई सारे विद्वान प्रबोधन को एक अंधकार से लेकर एक प्रकाश के युग तक भी मानते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि प्रबोधन वह काल था जब और जहां पुनर्जागरण से होते हुए एक व्यापक स्तर पर हम लोग को परिवर्तन विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलता है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक स्तर पर परिवर्तन देखने को मिले, चाहे धार्मिक स्तर पर परिवर्तन देखने को मिले। तो इनमें तमाम चीज़ें सम्मिलित थी। और ये सारी चीज़ें जहां पुनर्जागरण काल में एक तरफ छोटे पैमाने पर हो रही थी, वहीं पर प्रबोधन काल में यह व्यापक स्तर पर उद्भव के रूप में, उत्पत्ति के रूप में हम लोगों के सामने उत्पन्न हुई और देखने को मिलती है। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं कि प्रबोधन जो काल था उसके अंतर्गत इसका क्या महत्व था। और जैसा कि हम लोगों ने अभी बात किया ही, तो हम लोग इसका सर्वप्रथम देखते हैं बौद्धिक वर्ग का उदय। अर्थात यदि हम लोग देखें दोस्तों तो हम लोग पाएंगे कि प्रबोधन जो काल था और इससे पूर्व जो भी काल रहे, और जैसा कि हम सभी ने देखा कि पुनर्जागरण का काल हो, चाहे प्रतिधर्म सुधार आंदोलन हो, इन सभी ने एक आधार देने का कार्य किया। और हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से पुनर्जागरण काल में भी विभिन्न प्रकार के बौद्धिक वर्ग, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में विभिन्न विद्वान सामने आए हों, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न विद्वान सामने आए हों, हमें देखने को मिलते हैं। परंतु इस काल में, इस प्रबोधन के युग में हम लोग पाते हैं कि बड़े और व्यापक स्तर पर एक से एक महान बौद्धिक वर्ग आया, जिसने अपना दर्शन दिया, अपने विचार दिए, अपने सिद्धांत दिए, अपने मूल्य दिए। और यही कारण है कि इस काल में हम लोग को रूसो, कांट, मोंटेस्क्यू, शेक्सपियर, लॉक, हॉब्स जैसे महान दार्शनिक विचारक देखने को मिलते हैं, जिन्होंने, हम लोग पाएंगे कि न केवल दर्शन बल्कि विज्ञान के क्षेत्रों में भी और साथ ही साथ तर्क और विवेक पर खास तौर से बल देने का कार्य किया। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं, वह है हमारा राजनीतिक क्षेत्र के स्तर पर जो प्रबोधन काल था उसका क्या महत्व था। तो हम लोगों ने पाएंगे कि किस प्रकार से, जैसा कि पुनर्जागरण के काल में था और इसके बाद प्रतिधर्म सुधार आंदोलन हुआ, तो इन दोनों के माध्यम से व्यापक स्तर पर राजनीतिक क्षेत्र में भी परिवर्तन इस काल में आया। और दोस्तों हम लोग पाएंगे कि इस समय जो है हम लोग को प्रमुखतः यह देखने को मिलता है कि मोंटेस्क्यू, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर बात किया है कि मोंटेस्क्यू के द्वारा शक्ति के पृथक्करण
का सिद्धांत की बात की जाती है। और दोस्तों हम सभी परिचित हैं और हम सभी जानते हैं कि राजनीति के अंतर्गत आज भी यदि हम लोग देखें तो मोंटेस्क्यू का जो विचार है, जो पृथक्करण का सिद्धांत है, ना केवल भारत बल्कि विभिन्न देशों में इसको अपनाया जा चुका है। और हम लोग पाते हैं कि भारत जैसे देश में खास तौर से एक राज्य, एक देश में हम लोग को प्रमुखतः विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाएं देखने को मिलती है। और इन तीनों के मध्य ही शक्तियों का पृथक्करण है, इनके अपने अपने दायित्व हैं जिनके माध्यम से यह क्या करते हैं, देश को संचालित करते हैं, एक राज्य को संचालित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करते हैं। और इसी का सिद्धांत यहाँ पर मोंटेस्क्यू द्वारा दिया गया शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत, जिसको हम लोग राजनीतिक महत्व के अंतर्गत प्रबोधन काल में हम लोग देखते हैं। और अगला आइए हम लोग देखते हैं वह सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो राजनीतिक महत्व के अंतर्गत सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थियरी यहाँ पर दी गई। और हम लोग जानते हैं कि इस समय जो महान एक से एक बौद्धिक वर्ग उभरे, उसमें से ही हम लोग देखते हैं कि रूसो जैसे जो महान जो दार्शनिक थे, जो विचारक थे, उनके द्वारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट की पुस्तक लिखी गई। और दोस्तों यदि हम लोग बात करें कि सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत क्या था, जिसमें कि विभिन्न दार्शनिकों का योगदान था, उनके अपने अपने मत थे, चाहे वो लॉक हो, चाहे हॉब्स हो, चाहे रूसो हो। और ख़ास तौर से यह पुस्तक रूसो द्वारा लिखी गई थी। तो यह वह सिद्धांत था जिसमें कि यह कहा जाता था, और आप सभी परिचित हैं। और हम लोगों ने प्राचीन काल के इतिहास के अंतर्गत हम लोगों ने यह देखा है कि किस प्रकार से जब हम पाषाण युग में थे, और जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारे जो पूर्वज जो हुआ करते थे वह आदि मानव हुआ करते थे। और उस समय हम लोग कहाँ रहते थे, पाषाण युग में रहते थे, अर्थात पत्थरों के बीच रहा करते थे, पत्थरों के औजारों का उपयोग किया करते थे, उसके माध्यम से आग जलाना भी हम लोगों ने सीखा था, और तमाम तरह की चीज़ें। और एक समय ऐसा भी आया जब हमने पशुपालन प्रारंभ कर दिया, कृषि प्रारंभ कर दी, अर्थात अस्थाई से अस्थाई की ओर हम अग्रसर हुए। और दोस्तों यही कारण है कि सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत के अंतर्गत कहा जाता है। और इसके माध्यम से हम लोग पाएंगे कि अब इन विचारकों का मानना है कि राज्य जैसे भी अवधारणा को सामने लाया जाए, अर्थात इनके मध्य और विभिन्न विचारकों का ही यह परिणाम रहा, उनका मत का परिणाम रहा, और हमें राज्य जैसी अवधारणा की उत्पत्ति हुई इस काल में होता हुआ हम लोग को देखने को मिलता है। और दोस्तों हम लोग पाएंगे कि जब भी हम लोग राज्य की बात करते हैं और ये सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति की हम लोग बात करते हैं, और आज जब हम लोग राज्य की बात करते हैं, वही बातें इनके द्वारा कुछ कही जाती थी कि राज्य जो होता है उसके कुछ दायित्व होते हैं, उसके कुछ कर्तव्य होते हैं। और ये सारे राज्य के जो दायित्व हैं, जो कर्तव्य हैं, वह क्या होते हैं कि जो भी जनता जो उनके अंतर्गत है रह रही है, उनके कल्याण के लिए, उनके अधिकारों के लिए कार्य किया जाए। और इसके साथ ही साथ व्यक्तिवाद, मानवतावाद, तर्कवाद, बुद्धिवाद जैसी जो तमाम जो चीज़ें थी, उन पर खास तौर से बल दिया गया। और कहा गया और यह कहा भी जाता है कि जिस प्रकार से जो एक व्यक्ति है वह एक ईश्वर की सर्वोत्तम रचना है, यानी मनुष्य एक ईश्वर द्वारा बनाया गया एक महान वस्तु है, एक महान व्यक्ति है, एक महान प्राणी है। और यही कारण है कि यहाँ पर कहा जाता है इन विचारकों के द्वारा भी, और इन विचारकों का मत है कि उनको इस व्यक्ति को विभिन्न अधिकार दिए जाएं, इस व्यक्ति को विभिन्न अवसर दिए जाएं, जिससे कि मानवतावाद कहीं ना कहीं सुरक्षित हो सके और इससे वह अपना विकास कर सके, अपना शारीरिक, मानसिक और इसके साथ ही साथ अपने व्यावसायिक स्तर पर अपना विकास कर सके, और इसके माध्यम से समाज का भी विकास कर सके। और इसके साथ ही साथ प्राकृतिक अधिकारों का भी इन जो विचारक रहे, जो दार्शनिक रहे, इनके द्वारा प्राकृतिक अधिकारों की भी बात इसके अंतर्गत की गई है। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं, वह है हमारा सामाजिक स्तर पर इसका क्या महत्व था। तो दोस्तों यदि हम लोग बात करें, और जैसा हम सभी जानते हैं कि जब भी एक बौद्धिक वर्ग और जब भी हम लोग एक चेतना से ओतप्रोत होंगे, अर्थात जो भी समाज में वास्तविकता उजागर होगी, अगर उससे हम लोग परिचित होंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग को आधुनिकता देखने को मिलेगी। और यही कारण है। और दोस्तों हम लोग पाएंगे कि ना केवल भारत में जो पुनर्जागरण का जो समय
हुआ करता था, जैसा कि हम लोगों ने देखा, जिसमें राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे तमाम जो समाज सुधारक थे, जिनके माध्यम से अपनी संस्थाएं स्थापित की गई, आंदोलन चलाए गए। ठीक उसी प्रकार से हम लोग पाएंगे कि इस समय भी ठीक उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के संस्थान खोले गए। और चूंकि इतने प्रकार के विचारक आ चुके थे, साहित्यकार आ चुके थे, वैज्ञानिक आ चुके थे, तो उन्हीं के स्तर पर विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, अनुसंधान के स्थानों की स्थापना की गई, कॉलेजों की स्थापना की गई। और ये कहीं ना कहीं दोस्तों हुआ था किस कारण से? जो सामंती व्यवस्था थी उसके खत्म होने से और मध्य वर्ग के उदय होने से। तो चलिए अगला हम लोग वह देखते हैं, वह है हमारा बुराइयों का अंत, जो है कि है धार्मिक महत्व के अंतर्गत। और दोस्तों हम लोग पाएंगे कि किस प्रकार से जो धर्म जो हुआ करता था वह पुनर्जागरण में और उसके आगे धर्म सुधार आंदोलन के माध्यम से जो भी चर्च में जो बुराइयां थी, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चर्च कहा करते थे कि आपके जो भी पाप हैं उसको हम लोग माफ़ कर देंगे। वो क्षमा पत्र की बात करते थे कि आपने जो भी पाप किए हैं वो सारे धुल जाएंगे, आप क्षमा पत्र हमसे ले लीजिए, हम आपको स्वर्ग दिला देंगे, धन का संचय नहीं करना चाहिए। यह तमाम तरह की जो बुराइयां थी, इन्हीं कारणवश हम लोग देखते हैं कि समाज जो था हमारा उस वक्त का जो यूरोपीय समाज था वह पिछड़ा हुआ था। और दोस्तों यही कारण है कि इन बुराइयों को कहीं ना कहीं यह जो बौद्धिक वर्ग था, यह पुनर्जागरण से होते हुए प्रति धर्म सुधार आंदोलन से होते हुए प्रबोधन के युग में एक व्यापक स्तर पर ये जो चर्च की जो बुराइयां थी उनका खात्मा हुआ, उनका अंत हुआ। और दोस्तों यही कारण है कि राजनीतिक स्तर पर भी हम लोग पाएंगे कि जो राजा थे उनके मामले में जो चर्च और सामंत दखलंदाजी दिया करते थे, उन तमाम तरह की चीज़ों से धर्म जो था वह फ्री हो चुका था और धर्म के स्वरूप में परिवर्तन आया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से प्रबोधन का काल जो था वह एक व्यापक स्तर पर बदलाव का काल था। विभिन्न क्षेत्रों में इसके परिवर्तन हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये था आज का मेरा वीडियो, कैसा लगा जरूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।